2024 यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जून का जो आप लोगों का रहा था, वहाँ पर बैंकर्स एल्गोरिथम यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डेडलॉक जो आप लोगों का टॉपिक होता है, वहाँ से कुछ ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बना था, एक बड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ था और उसके बाद में आप सभी लोगों के पास में कुछ इस टाइप का एक स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछा गया था। और ये सभी सवाल जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। और डेडलॉक जो टॉपिक है वो वैसे भी इन जनरल भी आप लोगों के चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम हो या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्वेश्चन आप लोगों के बनाते हो, दोनों में ही डेडलॉक के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज मैं आप सभी लोगों से इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाली हूँ और स्पेशली हम लोग बात करने वाले हैं डेडलॉक के ऊपर। और डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए बैंकर्स एल्गोरिथम के ऊपर आज हम लोग काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और इसी तरीके से डेली आप लोगों के लिए जो फ्री सेशन है वो यूट्यूब पे इस वक्त आता रहेगा। अब बात करते हैं कि डेडलॉक होता क्या है। देखो, डेडलॉक का बेसिक मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि दो प्रोसेसेस आपके सिस्टम के अंदर हैं, दोनों ही प्रोसेसेस एग्जीक्यूशन के लिए बिल्कुल रेडी है, बट दोनों ही प्रोसेसेस एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर पा रही है क्योंकि दोनों को जो रिसोर्सेज चाहिए हैं वो इन दोनों ने जोड़ के रखे हैं, होल्ड करके रखे हैं। मान लीजिए प्रोसेस वन को दो रिसोर्सेज चाहिए जिसमें से एक इसके पास है और दूसरा जो है वो एक किसी दूसरी प्रोसेस के पास में, जिसे भी दो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है और उसमें से एक रिसोर्स इस प्रोसेस ने होल्ड करके रखा है। कुल मिला के बात ऐसी है कि दोनों को दो दो रिसोर्सेज चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए, पर दोनों ने एक एक होल्ड किया है और जो दूसरा चाहिए है वो दूसरे वाले ने होल्ड करके रखा है। तो इस प्रकार से एक ऐसी सिचुएशन जहां पर सीपीयू खाली बैठा रहे और आपकी जो प्रोसेसेस हैं वो आपस में ही इस डेडलॉक में फंस जाए, इस लड़ाई में फंस जाए कि कौन जाके एग्जीक्यूट करे। जब तक सारे रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे तब तक कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो सकती और इस तरीके की प्रॉब्लम को अपन कहते हैं डेडलॉक। वैसे डेडलॉक जो है वो इनफाइनाइट स्टारवेशन होता है। स्टारवेशन मतलब होता है किसी एक प्रोसेस का सीपीयू तक नहीं पहुंचना, तो वो प्रोसेस स्टार्व करती है। व्हेन दिस स्टारवेशन टाइम कंटिन्यूज फॉर इनफाइनाइट लूप टाइम देन इट इज कॉल्ड एज डेडलॉक। डेडलॉक को अगर मैकेनिकल टर्म्स में मैं समझाऊं या मैकेनिकल टर्म्स में डेडलॉक अराइज होने की जो कंडीशन है वो चार मेन कंडीशंस होती हैं जो साइमल्टेनियसली अगर अकर करती है तो सिस्टम के अंदर डेडलॉक लगता है। वो चार कंडीशंस है: म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, सर्कुलर वेट एंड नॉन प्रिम्पशन एक्टिविटी। अब देखो, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि आपके पास में जो भी रिसोर्स है वो वन टाइम यूज है एट अ मोमेंट, यानी कि आपके पास में जैसे कि ये एक पेन है, अब ये एक पेन कोई भी एक ही जना होल्ड कर सकता है, तो ये इसकी म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉपर्टी है। जैसे प्रिंटर है, एक समय पर एक ही कॉपी प्रिंट कर सकता है, तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉपर्टी कि एक समय पर कोई भी एक ही प्रोसेस उसे यूटिलाइज कर सकती है। वैसे म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है वो एक तरीके की हार्डवेयर प्रॉपर्टी होती है, ये एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, किसी भी एक हार्डवेयर का प्रॉपर्टी है। देन ऐसे आता है आपका होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट का मतलब होता है कि कुछ रिसोर्सेज प्रोसेस ने होल्ड किए हुए हैं और कुछ के लिए वो वेट कर रही है। दिस इज कॉल्ड एज होल्ड एंड वेट। ऐसी सिचुएशन अराइज होनी चाहिए। फिर आता है नॉन प्रिम्पशन। देखो, अगर आपके पास में कुछ रिसोर्सेज हैं जो आपको रिक्वायर्ड है रन होने के लिए प्रोसेस को, तो वो क्या कर सकती है, वो दूसरी प्रोसेस से छीन सकती है और अपने पास में लेकर उन रिसोर्सेज के थ्रू प्रोसेस एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर सकती है। ये जो चीजें से बोला जाता है प्रिम्पशन, छीना झपटी जिसको बोला जाता है। तो ये जो छीना वाना काम है ना भाई, ये काम नहीं होना चाहिए। आप छीन नहीं सकते हो अनटिल एंड अनलेस किसी दूसरी प्रोसेस ने रिलीज नहीं किया रिसोर्स, मैं जबरदस्ती उससे ले नहीं सकती। तो दिस इज कॉल्ड एज नॉन प्रिम्पशन। एंड देन होता है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट का मतलब होता है सर्कुलर फैशन के अंदर वेट करना। मान लीजिए आप लोगों के पास में प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है और प्रोसेस 3 है। प्रोसेस 1 को जो रिसोर्स चाहिए वो 2 ने लिखा है, प्रोसेस 2 को जो चाहिए वो प्रोसेस 3 ने रखा है और प्रोसेस 3 को जो चाहिए वो प्रोसेस 1 ने रखा है। इस तरीके से जो है वो ये एक सर्कुलर फैशन के अंदर वेट कर रहे हैं। आगे वाले का जो रिसोर्स है वो उसको चाहिए, उसका आगे वाले का उसको चाहिए और लास्ट वाले का फर्स्ट वाले को चाहिए। तो इस तरीके से जो है वो एक सर्कुलर फैशन में ये लोग वेट कर रहे हैं। ये तीनों कंडीशन जब एक साथ अराइज होती है तब हम लोग, या ये चारों कंडीशन जब एक साथ अराइज होती है तब हम लोग कहते हैं सिस्टम में लग गया है डेडलॉक। डेडलॉक बहुत डेंजरस होता है और आपको बताऊं बड़ी अमेजिंग बात, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप लोग देख रहे हो, यूज़ कर रहे होंगे, चाहे वो विंडोज़ क्यों ना हो, चाहे वो आप लोगों का एंड्रॉयड क्यों ना हो, कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो, यहाँ पर डेडलॉक जो है वो इग्नोरेंस थ्योरम के ऊपर पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम बने हैं। यानी कि माना जाता है कि डेडलॉक कभी लगेगा ही नहीं। ऑस्ट्रिच थ्योरम का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। बट अगर हम लोग थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर आप लोगों के पास में डेडलॉक अराइज हो जाता है तो डेडलॉक को अवॉइड करना हमारा काम है। साथ ही साथ जो आप लोगों के रिसोर्सेज हैं
उनका ऑप्टिमल यूज़ हो, ये हमारा काम है। हमारे पास में एफिशिएंसी के साथ में काम हो, मल्टीपल प्रोग्राम्स बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करके साइमल्टेनियसली ऐसा रन होते हुए दिखें, साइमल्टेनियस एलोकेशन चलता रहे, सेफ सीक्वेंस बनता रहे, जो आपके पास में रिसोर्सेज हैं वो उसका प्रॉपर तरीके से लोगों को ग्रांटिंग होता रहे, लोगों मतलब प्रोसेसेस को ग्रांटिंग होता रहे। ये सारा का सारा जो काम है, ये सब के सब काम करने के लिए एक एल्गोरिथम बनाई गई, वन ऑफ द सक्सेसफुल मोस्ट सक्सेसफुल एल्गोरिथम्स जो कि डेडलॉक स्कीम के लिए बनाई गई, दैट इज बैंकर्स एल्गोरिथम, जो आज हम लोग देखने भी वाले हैं। सो बेसिकली बैंकर्स एल्गोरिथम के अंदर इस तरीके का एक ग्राफ बनता है जिसको अपन रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बोलते हैं। और रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में सर्कल में हम हमेशा प्रोसेस को शो करते हैं और रेक्टेंगल से हम हमेशा रिसोर्सेज को शो करते हैं। इस तरीके से एक गोइंग एरो जो होता है ना, फ्रॉम द रिसोर्स टुवर्ड्स द प्रोसेस, तो प्रोसेस के अंदर इनकमिंग एज होने का मतलब होता है कि ये रिसोर्स इस प्रोसेस के पास में ऑलरेडी है, और अगर प्रोसेस की साइड से कोई आउटगोइंग एज होता है किसी एक रिसोर्स के लिए, तो उसे हम कहते हैं कि हम इस प्रोसेस को ये रिसोर्स के लिए वेट करवा रहे हैं, बेसिकली ये वेट कर रहा है। तो इसके पास रिसोर्स 2 है, रिसोर्स 1 इसे चाहिए, इसके पास में रिसोर्स 1 है और रिसोर्स 2 इसे चाहिए। तो आप देख सकते हो सर्कुलर फैशन के अंदर, होल्ड एंड वेट के अंदर, म्यूचुअल एक्सक्लूजन के अंदर और नॉन प्रिम्पशन के अंदर ये एक डेडलॉक सिनेरियो आपके सामने बन गया है। अब आप लोगों के पास में रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, या फिर मैं कहूँ कि बैंकर्स एल्गोरिथम के लिए जो है वो काफ़ी सारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं और साथ ही साथ आप लोगों के पास में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो आज इन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जिसके लिए आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। जब भी आप लोगों के पास में पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, अब ये सारी की सारी चीज़ें हम बना रहे हैं, डेडलॉक को कैसे प्रिवेंट करना है या डेडलॉक से कैसे अवॉइड करके रिकवर करके हम लोगों को आगे जाना है। तो अवॉइडेंस स्कीम हो गया या प्रिवेंशन स्कीम हो गया, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग सोचे तो डेडलॉक अवॉइड करने के लिए हम लोग थियोरेटिकली पहले से एक ऐसा प्लान बना के लेके जाते हैं कि कभी भी मेरा सिस्टम जो है वो डेडलॉक में जाए ना। इसके लिए होता क्या है, बैंकर्स एल्गोरिथम में हम सेफ सीक्वेंस बना के चलते हैं। सेफ सीक्वेंस का मतलब ये है कि कौन सी प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होगी, ये हम पहले से स्केड्यूल बना के अगर चले तो कभी भी डेडलॉक ना लगे, ऐसा स्कीम बैंकर्स एल्गोरिथम में बनाया जाता है। ये सेफ सीक्वेंस अचीव करने के लिए हम लोगों को जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास में एलोकेशन होना चाहिए, कौन सा रिसोर्स कौन सी प्रोसेस को एलोकेटेड है। अच्छा, किसी भी सिस्टम में एक रिसोर्स के मल्टीपल इंस्टेंसेस भी हो सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि अभी ये पेन जो है ये एक ही, ऐसे मैं 10 पेन रख लूँ तो एक समय पर 10 प्रोसेसेस को मैं ये पेन दे सकती हूँ, 10 लोगों को मैं ये पेन दे सकती हूँ, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंसेस। तो आपके पास में कितने रिसोर्स हैं, उनके कितने इंस्टेंसेस हैं और कौन सा इंस्टेंस या कितने इंस्टेंस किस प्रोसेस को ऑलरेडी एलोकेट किए हुए हैं, तो ये आपके पास में एक एलोकेशन होता है। देन आपके पास में होता है मैक्सिमम रिक्वायरमेंट, किसी भी एक प्रोसेस की क्या मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए 5 इंस्टेंसेस उसके पास है और उसको 15 चाहिए, तो उसे अब आप कितने चाहिए और 10 और चाहिए, ये कहलाता है उसका नीड मैट्रिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर यही है जिसके बिहाफ पर आपके बैंकर्स एल्गोरिथम के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एंड देन आप लोगों के पास में होता है कि पूरे सिस्टम के अंदर मेरे पास अभी कितने रिसोर्सेज या कितने इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल है, पूरे के पूरे सिस्टम में अभी कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, एक वो अवेलेबल मैट्रिक्स भी आपके पास में बनता है। सो बैंकर्स एल्गोरिथम जो है वो पूरी की पूरी आप लोगों की वेक्टर या मैट्रिसेस का इस्तेमाल करके आंसर करती है। ये 4 मैट्रिसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आप लोगों को बोला कंसिडर अ सिस्टम विद 5 प्रोसेसेस। आपके पास में 5 प्रोसेसेस है P0 से P4 तक, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने मेंशन किया है टेबल में। आपसे कह रहा है कि आपके पास में 3 रिसोर्सेज हैं, टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी। आपने बोला कि रिसोर्सेज ए जो है उसके आप लोगों के पास 10 इंस्टेंसेस है, टोटल कह रहा है कि इसके पास में इसके 10 इंस्टेंसेस थे। रिसोर्स बी जो है उसके आपके पास में टोटल 5 इंस्टेंसेस थे। रिसोर्स सी जो है उसके आपके पास में टोटल 7 इंस्टेंसेस थे। ऐसा आप लोगों को ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ये टोटल इंस्टेंसेस जितने थे, इमेजिन करिएगा कि 10 आपके पास में प्रिंटर्स थे, 5 आपके पास स्कैनर थे और 7 आपके पास स्पीकर थे। इस तरीके से क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल होगा। अब आपसे बोल रहा है कि एक करंट स्नैपशॉट है जो कि गिवन है, आपको सेफ सीक्वेंस बताना है। सेफ सीक्वेंस का मतलब होता है कि मैं किस प्रोसेस को कैसे एग्जीक्यूट करूं सो दैट क्या ना हो, आपके पास में किसी भी तरीके से डेडलॉक अराइज ना हो, ये आप लोगों को बताना है। अब देखो इस पूरे सिनेरियो के अंदर प्रॉब्लम ये है कि लास्ट वाला चलो मिस प्रिंट हो गया, कोई नहीं, हम लोग इसी स्नैपशॉट के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले तो अगर आप लोग देखोगे तो 0 2 3 2 इस तरीके से कुछ लिखा है, यानी कुल मिला के मैं ये कह रही हूँ कि अभी अगर मैं बोलूँ तो ए के टोटल
अगर प्रोसेस 3 तक कंसिडर करें तो 2 और 3 5 और 2 7 इंस्टेंसेस आप ऑलरेडी खर्चा कर चुके हो, तो आपके पास में जो है वो 3 इंस्टेंसेस अभी इसके बचे हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो टोटल इंस्टेंसेस आप 2 खर्च कर चुके हो, तो 3 इंस्टेंसेस अगेन इसके भी आपके पास बचे हुए हैं। 2 और 1 3 आप लोग खर्चा कर चुके हो और 7 टोटल थे, तो आपके पास में अगर देखा जाए तो वो 3, तो आपके पास में टोटल कितने बचे हुए हैं? 4 इंस्टेंसेस अभी सी के बचे हुए हैं। इस तरीके से आपके पास में जो अभी बचे हुए हैं वो मैं बता रही हूँ कि इतने 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 रिसोर्सेज इन टोटल आपके पास अवेलेबल है। ये आप लोगों का अवेलेबिलिटी है। अब बात आती है कि हमारे को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज योर व्हाट जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखो अच्छा हो सकता है कि यहाँ पर नीचे प्रोसेस 4 भी गिवन है जिसमें 0 0 और आप लोगों का देखो 2 अवेलेबल है ना, तो 2 और 1 3 और आप लोगों के पास में 4 5 2 आपने स्कोर दे दिए, तभी जाके वो अवेलेबिलिटी आपकी लिखी होगी। मिस प्रिंटिंग है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि कुछ इस तरीके से था, तो टोटल अभी अवेलेबिलिटी आपके पास में गिवन है। अब देखो हम लोगों को ये पता होना है कि मैम नीड कितनी है। देखो अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर इनका मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है और अभी इनके पास कितने हैं, ये हैं, तो मैं यहाँ से नीड मैट्रिक्स निकाल सकती हूँ। मैं यहाँ पर नीड निकालने की बात कर रही हूँ, ए की, बी की और सी की। आप कैसे निकाल सकते हो? ए के प्रोसेस 0 को 7 इंस्टेंसेस चाहिए थे, अभी आपने इसको 0 दिए हुए हैं, यानी इसको पूरे के पूरे 7 रिक्वायर्ड है। बी की अगर मैं बात करूँ तो आपको 4 रिक्वायर्ड है, सी के आपको पूरे के पूरे 3 रिक्वायर्ड है। इस तरीके से आप पूरा नीड मैट्रिक्स बना सकते हो। मैक्सिमम रिक्वायरमेंट माइनस करंट एलोकेशन से आपका नीड मैट्रिक्स निकल जाएगा। बस वही कर रही हूँ। 3 2 2 आपने 1 दिया हुआ है तो मतलब 1 और देना है, इनको तो पूरे पूरे 2 2 देने पड़ेंगे। इसको 9 चाहिए, आपने 3 दिए हुए हैं तो 6 और देने हैं। यहाँ तो 0 रिक्वायरमेंट है, 2 दिए हुए हैं, यहाँ भी 0 रिक्वायरमेंट है। 2 दे रख चाहिए थे, 2 मिल गए हैं तो 0, 2 चाहिए थे 1 दे दिया तो 1 आ जाएगा, 2 चाहिए था 1 दे दिया, अगेन 1 आ जाएगा। अच्छा यहाँ का अगेन मैट्रिक्स आप लोगों को गिवन नहीं है, चलो तो अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हम प्रोसेस 4 को हटा ही देते हैं, नहीं तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी। ये आपका नीड मैट्रिक्स है। कुल मिला के आप ये देखो, नीड मैट्रिक्स निकल गया। करंट अवेलेबिलिटी आप लोगों ने देख ली कि इसके ए के 3 है, बी के 2 है, बी के भी 3 है और सी के 2 है। अब आपको इस केस में करना ये है कि आप किसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल, ये सबकी सब डेडलॉक में लगी हुई है। कोई भी एक प्रोसेस रन हो जाएगी तो हमारा डेडलॉक टूट जाएगा। जब वो प्रोसेस रन होकर सिस्टम से निकलेगी तो अपने एलोकेटेड रिसोर्सेज को रिलीज कर देगी, तो मेरे पास और रिसोर्सेज बन जाएंगे। जैसे इस केस में देखो 3 3 2, तो देखो आप इसकी डिमांड तो पूरी नहीं कर सकते, हाँ इसकी डिमांड पूरी कर सकते हो क्या? यस बिल्कुल कर सकते हो। तो आप प्रोसेस 1 को एग्जीक्यूट कर दो। जब आप प्रोसेस 1 को एग्जीक्यूट करोगे तो भाई इसको जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड थे वो पूरे के पूरे आपने रिलीज हो जाने हैं, यानी कि 3 2 2। अब आपके पास में टोटल 6 5 और 4 इतनी करंट अवेलेबिलिटी बन गई। अब इनके साथ में आप किन किन की रिक्वेस्ट फुलफिल कर सकते हो? देखो आप इसकी भी रिक्वेस्ट फुलफिल कर सकते हो, इसकी भी कर सकते हो, इसकी नहीं कर सकते तो आप इसी की कर लीजिए। तो आपके पास में प्रोसेस 1 के बाद आप प्रोसेस 2 को एग्जीक्यूट करो, इसकी रिसोर्सेज कंप्लीट हो गए, तो अब आपके पास में 9 0 और 2 और आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी करंट अवेलेबिलिटी को इंप्रूव करके आप लोगों को प्रोसेस का सीक्वेंस निकालना होता है। इतना ही सिंपल है और ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के अंदर बनते हैं। तो इस तरीके से आप नीड मैट्रिक्स निकालो। नीड मैट्रिक्स निकालने के बाद जैसे मैंने बोला कि आप लोग काम कर सकते हो, प्रोसेस 1 को एग्जीक्यूट करो, फिर प्रोसेस जो भी सीक्वेंस बनेगा आप वो यूज कर सकते हो और अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन से आपको समझ में आया होगा कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसा इटरेशन चलता है, वैसे देखो ये इटरेशन चलाने की बात नहीं है। नीड मैट्रिक्स निकालो, करंट अवेलेबिलिटी से आप लोग सॉल्व करते चलो और आपका काम बहुत ही आसानी से खत्म हो जाएगा। हमेशा बस याद रखना कि आपके पास में जो ज़रूरी क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरीके से आएंगे, या तो बैंकर्स एल्गोरिथम या फिर आपके पास में क्वेश्चन आते हैं इंस्टेंसेस के ऊपर। तो हमेशा आपकी जो नीड है उससे ज़्यादा आपके पास में रिसोर्सेज होने चाहिए। सो रिसोर्सेज दैट यू हैव इन योर किटी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू द नीड, तब ही आप लोग किसी भी एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं आउट ऑफ अ डेडलॉक। देखिए जी, तो इस तरीके से ये है आप लोगों का आज का होमवर्क क्वेश्चन और आपको इसका आंसर मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। इस तरीके से पूरा का पूरा जो है वो आप लोगों के पास में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बना था। ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप लोगों के पास में तीसरा सवाल है, ये आप लोगों के पास में चौथा सवाल है और ये आप लोगों के पास में 5वां सवाल है। देखो इसी तरीके से जो है वो मैं आप लोगों के लिए डेली
क्वेश्चंस की सीरीज जो है वो लेके आने वाली हूँ. सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड. आपके लिए इस मंडे से मैं आपका सेम टाइम पर लेके आ रही हूँ एक ऐसी सीरीज जिसमें मैं लाइव आके सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगी. ये सब क्वेश्चंस मैं आपसे सॉल्व करवाऊंगी इसी सीरीज के अंदर. तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन के ऊपर और बाकी सारे हैंडल्स आपके सामने. यू कैन फॉलो अस. स्टे ट्यून. कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत सारी चीज़ें प्लान करी है मैंने नेक्स्ट 30 डेज पे. जो प्रॉमिस किया था टॉप 50 टॉपिक्स वो सारे कवर करवाऊंगी. स्पेशली गेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपके नेट में बनते हैं वो लेके आ रही हूँ. सो स्टे ट्यून. मिलते हैं आप सभी लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर. थैंक यू सो मच.